नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टोरी अबाउट हिस्ट्री में, जहां आज हम एंसेंट हिस्ट्री के एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लगभग 4000 के आसपास एमसीक्यू सोल्व करेंगे, जो कि इंडिया के किसी भी एग्जाम, चाहे यूपीएससी, एमपीपीएससी या किसी भी एग्जाम में चाहे वो क्वेश्चन पूछे गए हों, उन्हें हम सोल्व करेंगे। यानी कि हम इस क्लास में हिस्ट्री के ओल्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे गए हों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है अध्याय फर्स्ट, प्रागैतिहासिक काल। इसका पहला क्वेश्चन है, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरफ रखकर दफनाते थे? ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी दक्षिण से उत्तर की ओर और ऑप्शन डी पश्चिम से पूर्व की ओर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर वो दफनाते थे। ये यूपीपीएससी प्री जीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत में हुए वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रथम कथन है, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। दूसरा है, तीसरी सदी ईसा के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तीसरा क्वेश्चन है, पांचवी शती ईसा पूर्व में कौन के जय का सिद्धांत ज्ञात था? ऑप्शन 4, सातवीं सदी ईसा पूर्व में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर देखिए। सही उत्तर है 1, 2, 1, 3 और 4, यानी कि 1, 3 और 4 इसका सही आंसर है। यानी कि तीसरी सदी ईसा पूर्व के आरंभ में जो मानव के जो आंतरिक अंगों का जो प्रत्यारोपण है, यानी कि जो आंतरिक जो उसके अंग है उनका जो ट्रांसफर है वो शुरू नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन है नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में और प्रोटो ऐतिहासिक काल में। इसका सही आंसर है नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि आरंभ हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए निचले पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन सी ऊपरी पूर्व पाषाण काल में या फिर ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल में। इसका सही आंसर है मध्य पाषाण काल में, यानी कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन का आरंभ हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? ऑप्शन ए निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति, ऑप्शन बी मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति, ऑप्शन सी उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति या फिर ऑप्शन डी हड़प्पा संस्कृति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहां से मिलता है? ऑप्शन ए चौपानी मांडो, ऑप्शन बी सराय नहराय, ऑप्शन सी लेकैया और ऑप्शन डी लंगनाच। इसका सही आंसर है चौपानी मांडो से हमें धान के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। ऑप्शन ए निम्न पूर्व पाषाण काल से, ऑप्शन बी मध्य पूर्व पाषाण काल से, ऑप्शन सी उच्च पूर्व पाषाण काल से या फिर ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल से। इसका सही आंसर है उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है कलाकृतियों के प्रमाण। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सराय नाहर राय और महादहा संबंधित है। ऑप्शन ए विंध्य क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से, ऑप्शन बी विंध्य क्षेत्र की मध्य पाषाण संस्कृति से, ऑप्शन सी गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से या फिर ऑप्शन डी गंगा घाटी की नवपाषाण संस्कृति से। इसका सही आंसर है गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित स्थल है सराय नहराय और महदहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की वृहत पाषाण संबंधित है समाधियां जो है वो संबंधित है। ऑप्शन ए पूर्व पाषाण काल से, ऑप्शन बी नवपाषाण काल से, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण काल से या फिर ऑप्शन डी लौह काल से। तो इसका सही आंसर है लौह काल से। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वहां पोलिशदार कुल्हाड़ी का प्रयोग करता था, ऑप्शन बी वहां कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, ऑप्शन सी वहां पशुपालक था और ऑप्शन डी वहां लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। तो इसका सही आंसर है वहां कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है? ऑप्शन ए सन्यासी गुफाओं के रूप में, ऑप्शन बी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, ऑप्शन सी मंदिर के रूप में और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जो वृहद पाषाण स्मारक है उनकी मृतकों को दफनाने के रूप में पहचान की गई है। तो नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल से संबंधित मानी जाती है? यानी कि दक्षिण भारत में जो महापाषाण काल की जो जो कब्रें या जो समाधियां थी वो किस काल से संबंधित है? ऑप्शन है पूर्व पाषाण काल से, ऑप्शन बी नवपाषाण काल से, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण काल या फिर ऑप्शन डी लौह काल से। तो इसका सही आंसर है लौह काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण कालिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शन ए बुधिहाल, ऑप्शन बी संगनकुल्लू, ऑप्शन डी कोलडीवा और ऑप्शन डी है ब्रह्मगिरी। इसका सही आंसर है संगनकुल्लू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, राग के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? ऑप्शन ए पूर्वी भारत, ऑप्शन बी दक्षिणी भारत, ऑप्शन सी विंध्य क्षेत्र और ऑप्शन डी कश्मीर घाटी। यानी कि जो राग के टीले के जो क्षेत्र है वो कहां से संबंधित है? तो वो है दक्षिण भारत से संबंधित, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था? यानी कि जो पूर्व पाषाण काल में जो मानव था उसका मुख्य व्यवसाय या उसका मुख्य धंधा क्या था? तो ऑप्शन ए कृषि करना, ऑप्शन बी मिट्टी के बर्तन बनाना, ऑप्शन सी पशुपालन करना या फिर ऑप्शन डी शिकार करना। तो उसका सही आंसर है शिकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिहावल एक पुरा स्थल है? ऑप्शन ए निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, ऑप्शन बी मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति का या ऑप्शन सी उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति का और ऑप्शन डी मध्य पाषाण संस्कृति का। तो इसका सही आंसर है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। सिहावल जो है वो एक पुरा स्थल है। ऑप्शन क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? ऑप्शन है संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का, ऑप्शन बी संस्कृति के आकार का और ऑप्शन सी संस्कृति के स्वरूप का और ऑप्शन डी संस्कृति के काल मापन का। तो इसका सही आंसर है संस्कृति के काल मापन का। क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है लंबवत पुरातात्विक उत्खनन, यानी कि किसी भी पुरातात्विक स्थल का अगर लंबवत खुदाई की जाए यानी कि गहराई तक अगर खुदाई की जाए तो इनमें से किस उस बारे में उसका पता चलेगा। यानी कि अगर लंबवत खुदाई करेंगे तो संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का पता चलेगा या फिर संस्कृति के आकार का पता चलेगा या उसके स्वरूप का या उसके काल का। तो जब हम किसी भी हेरिटेज का अगर लंबवत खुदाई करते हैं यानी कि गहराई तक अगर हम खुदाई करेंगे तो उसके काल विशेष के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। अगर क्षैतिज अगर हम खुदाई करते तो फिर उसके क्षेत्र विस्तार की बात हम यहाँ कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के निकट लघु ओडियार पर लाल रंग से उकेरे गई जो मानव आकृतियां मिली है वो किस काल से संबंधित है? यानी कि यहाँ बात की जा रही है अल्मोड़ा के जो निकट जो लघु ओडियार पर जो लाल रंग की जो मनमूर्तियां मानव की जो मूर्तियां है वो किस काल से संबंधित है? वैदिक काल से, कुषाण काल से, पाषाण काल से या चंद काल से? तो इसका सही आंसर है पाषाण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? ऑप्शन है कृषि, ऑप्शन बी शिकार, ऑप्शन सी शिल्प कर्म और ऑप्शन डी व्यापार। तो इसका सही आंसर है कृषि जो था वो प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? तो ऑप्शन ए पुरा पाषाण काल को, ऑप्शन बी नवपाषाण काल को, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण काल को और ऑप्शन डी लौह युग को। तो इसका सही आंसर है ताम्रपाषाण युग को ही चैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिला चित्र कहां पाए गए हैं? ऑप्शन ए बाघ की गुफाओं में, ऑप्शन बी उदयगिरी में, ऑप्शन सी सोनगिरी में और ऑप्शन डी भीमबेटका में। यानी कि जो मध्य प्रदेश के जो प्रागैतिहासिक शिला चित्र है वो भीमबेटका में पाए गए हैं जो कि विश्व का सबसे बड़ा शिलाश्रय है। इसकी बात हमने मैपिंग की क्लास में भी की थी। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए घगरिया से, ऑप्शन बी भीमबेटका से, ऑप्शन सी लेकैया से और ऑप्शन डी आदमगढ़ से। यानी कि सर्वाधिक जो चित्र है वो हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? तो वो हमें भीमबेटका से ही सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। भारत ही नहीं विश्व की सबसे बड़ा शिलाश्रय भी भीमबेटका ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे,
इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है, यानी कि गर्तावास के, सिंपल भाषा में कहा जाए तो गर्तावास के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, यानी कि जो लोग जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर रहते थे, यानी कि गर्तावास, यानी कि वो गर्तावास में रहते थे, तो उसका साक्ष्य हमें कश्मीर से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहां से मिले हैं, यानी कि जो नवपाषाण काल में जो गर्त थे उनके निवास के अवशेष हमें कहां से मिलते हैं। ऑप्शन ए बुर्जहेम से, ऑप्शन डी गुफ्फ कराल से, ऑप्शन 3 कुचकई से, या फिर ऑप्शन 4 महगढ़ा से। नीचे दिए गए कुटों का चयन कीजिए, यानी कि इनमें से कौन से स्थल से आपको नवपाषाण कालीन गर्तों के निवास यानी कि गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका सही आंसर है 1 और 2, यानी कि बुर्जहोम और गुफ्फ कराल, इन दोनों से हमें गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। बुर्जहोम जो है वो कश्मीर में है। तो नेक्स्ट देखते हैं, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, तो इसके साक्ष्य हमें कहां मिलते हैं। तो ऑप्शन ए गुफ्फ कराल में, ऑप्शन बी बुर्जहोम में, ऑप्शन सी मारतंड में, या फिर ऑप्शन डी मेहरगढ़ में। तो इसका भी आंसर है बुर्जहोम, जो कि कहां पर है, कश्मीर में। यहां से हमें कुत्ते के साथ मालिक को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है, यानी कि जो गर्तावास है, गर्त में निवास करने की जो प्रवृत्ति है, वो निम्न में से किस संस्कृति से रिलेटेड है। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन बी मध्य गंगा घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति से, ऑप्शन सी बलूचिस्तान की ताम्रपाषाणिक संस्कृति से, या फिर ऑप्शन डी कश्मीर घाटी की नवपाषाण कालीन संस्कृति से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कश्मीर घाटी की नवपाषाण कालीन संस्कृति से, क्योंकि ऑप्शन ए हो नहीं सकता। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास विकसित नगर व्यवस्था थी, मध्य गंगा घाटी में भी डेवलप्ड एरिया था, और देखा जाए बलूचिस्तान की ताम्रपाषाण संस्कृति में भी ये लोग गर्तों में रह नहीं सकते थे, क्योंकि मायने में, अगर सही मायने में देखा जाए तो कश्मीर में बर्फबारी या फिर ठंडा प्रदेश होने के कारण इस जगह के लोग गर्तावास बनाते थे और गर्तावास में रहते होंगे। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर हम देख चुके हैं, बुर्जहोम है। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते के जो है वो साक्ष्य मिले हैं। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने यानी कि बर्निंग द डॉग के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसका भी सही आंसर है बुर्जहोम। लगभग 3 से 4 बार ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि सर्वप्रथम गेहूं और जौ की जो खेती है इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमें गेहूं एवं जौ की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। यदि क्वेश्चन अगर पूछा जाए सर्वप्रथम जो कृषि के जो साक्ष्य है वो कहां से मिलते हैं, और ऑप्शन में अगर मेहरगढ़ के साथ साथ में लोहरादेव दिया है, तो उसका सही आंसर लोहरादेव होगा, क्योंकि अभी जो नई रिसर्च हुई है उसमें पाया गया है कि लोहरादेव से सबसे पहले कृषि की खोज हुई थी, जो कि 8000 बीसी के आसपास का उसका टाइम पीरियड पता चला है, और उसके बाद में मेहरगढ़ है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 30 है, बुर्जहोम के नवपाषाण कालीन समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाया जाता था, यानी कि बुर्जहोम से जो हमें नवपाषाण कालीन जो समाधान मिले हैं उसमें मनुष्य के साथ किसे दफनाते थे। तो अपन को पता है कि इसमें मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस एक पूरा स्थल से मानव पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा प्लेस है जहां से पाषाण काल यानी कि स्टोन एज से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के जो है वो अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा तो सिर्फ एक ही स्थल हो सकता है, वो है मेहरगढ़, यानी कि मेहरगढ़ से हमें पहले भी कृषि के साक्ष्य मिलते हैं और बाद में ये हड़प्पा सभ्यता से भी रिलेटेड रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, और भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त होता है, यानी कि जो भारत में है वो व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त होता है। ऑप्शन है मेहरगढ़, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी कोटदीजी। तो इसका सही आंसर है मेहरगढ़। यदि मेहरगढ़ के साथ ऑप्शन में अगर लोहरादेव दिया हो या फिर मेहरगढ़ के स्थान पर अगर लोहरादेव दिया हो तो लोहरादेव बिल्कुल सही होगा, क्योंकि उसका अपडेट अभी वर्जन है, अभी नई रिसर्च में उसका बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसमें भी ऑप्शन सी सही आएगा, क्योंकि अभी इसमें लोहरादेव नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन सी मेहरगढ़ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। अब देखो यहाँ पर देखो, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी से, ऑप्शन बी बुर्जहोम से, ऑप्शन सी कोल्डीवा से और ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। इसमें ऑप्शन में मेहरगढ़ दे रखा है और कोल्डीवा दे रखा है,
लेकिन लोहरादेव ने दे रखा है। अगर इसकी जगह अगर लोहरादेव होता तो इसका सही ऑप्शन ये होता, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है वो है मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? यानी कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में, यानी कि देखा जाए जो भैंस को जो पालने के जो साक्ष्य हैं वो सबसे पहले कहां से प्राप्त हुए हैं, तो वो भी हमें मेहरगढ़ से ही प्राप्त होते हैं। तो याद रखना, मेहरगढ़ से हमें कृषि और भैंस के पालने के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ये भी मेहरगढ़ ही है, यानी कि मेहरगढ़ से सबसे पहले स्थायी जीवन के प्रयास, यानी कि जो घुमक्कड़ जो जीवन है वो उसकी समाप्ति के बाद में जो स्थायी जीवन आता है, क्योंकि मानव ने जब कृषि की खोज कर ली थी तो उसके बाद में वो स्थायी जीवन जीने लगा था। तो मेहरगढ़ से हमें स्थायी जीवन के साक्ष्य मिलते हैं, साथ में कृषि के साक्ष्य मिलते हैं और भैंस को पालने के साक्ष्य भी हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। वहीं पर अगर बात की जाए तो धोलावीरा की, तो धोलावीरा से हमें एक विशाल जलाशय भी प्राप्त होता है। कालीबंगा से हमें लाख की चूड़ियां प्राप्त होती है जो कि सिंधु सभ्यता से रिलेटेड स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है? यानी कि गंगा घाटी में धान की खेती का सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है, तो वो है ऑप्शन ए, लोहरादेव से हमें धान की खेती का सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। यानी कि सबसे प्राचीनतम अगर कृषि का प्रमाण भी देखा जाए तो वो भी हमें लोहरादेव से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं वो स्थान है। यानी कि मध्य पाषाण में पशुपालन के प्रमाण हमें कहां से मिले हैं? सबसे पहले जो पशुपालन के जो साक्ष्य हमें मध्य पाषाण काल में मिलते हैं, लेकिन मध्य पाषाण काल में वो स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आदमगढ़। आदमगढ़ से हमें सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो धान की खेती के हमें प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन कश्मीर से, उत्तर बिहार क्षेत्र से, महाकौशल क्षेत्र से या फिर विंध्य क्षेत्र से। तो इसका सही आंसर है विंध्य क्षेत्र से, यानी कि विंध्य पर्वतमाला के जो एरिया है वहां से हमें धान की खेती के प्रमाण मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? चावल उत्पादन के निम्न में से किस क्षेत्र से प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जो कि एमपीपीएससी का क्वेश्चन था। तो इसका सही आंसर है बेलन घाटी। बेलन घाटी से हमें क्या मिले हैं? चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। और बेलन घाटी कहां है? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए गोदावरी घाटी, ऑप्शन बी नर्मदा घाटी, ऑप्शन सी सोहन घाटी और ऑप्शन डी बेलन घाटी। यानी कि जो उच्च पुरापाषाण काल से रिलेटेड एक मातृ देवी की हमें मूर्ति प्राप्त हुई है। जो मातृ देवी की जो मूर्ति है वो हड्डी से बनी हुई थी। तो कहां से प्राप्त हुई है? तो वो हमें प्राप्त हुई है बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? यानी कि जो तीनों कालों से संबंधित ऐसा कौन सा स्थल है जहां से अवशेष प्राप्त होते हैं? यानी पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इन तीनों क्षेत्रों के, तीनों कालों के जो अवशेष हैं वो एक ऐसे पर्टिकुलर स्थान पर पाए गए हैं। तो स्थान कौन सा है? तो वो स्थान है बेलन घाटी, जो कि उत्तर प्रदेश में जो बेलन घाटी है वहां से हमें पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण तीनों काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? यानी कि जो प्रोहिस्टोरिकल एज का जो मानव था उसके सबसे पहले जो जीवाश्म है वो हमें कहां से मिलते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, हथनोरा। हथनोरा कहां पर है? तो हथनोरा मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, यानी कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम जो अनाज था प्रयोग किया गया था वो कौन सा अनाज था? तो वो था जो था वो मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया अनाज था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? भागौर से या फिर भागौर से या फिर बीरभानपुर से, या ऑप्शन डी महदा से। तो हमें हड्डी की जो आभूषण है वो महदा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? यानी कि जो होमो इरेक्टस जो प्राणी था उसके हमें जो अवशेष है, उसके जो कपाल खंड है उसका साक्ष्य हमें कहां से मिलता है? तो हमें वो नर्मदा घाटी में हथनोरा से मिलता है। यानी कि हमें वो मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी के एक स्थल है, नर्मदा घाटी के समीप हथनोरा, वहां से हमें होमो इरेक्टस के जो है वो साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल से संदर्भ
में प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुए हैं हमें ऑप्शन बी महदा से, यानी कि हड्डी के जो आभूषण जो बनाए जाते थे वो महदा में बनाए जाते थे, ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? यहाँ पर बात की जा रही है किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हो रहे हैं, तो वो भी हमें महदा से प्राप्त हुए हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो महदा से हड्डी के उपकरणों के साथ साथ हड्डी के जो आभूषण थे वो भी बनाए जाते थे, यानी कि हड्डी के औजार और आभूषण ये दोनों ही मैदा में बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो इसका जो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दमदमा। दमदमा की अगर बात करें तो यहाँ से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल पाए गए, यानी कि तीनों मानव कंकालों को एक साथ दफनाया गया, यानी कि देखा जाए युगल सावधान, यानी कि तीनों को एक ही कब्र में दफना दिया गया था। तो ये आप ही याद रखना, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिला है? यानी कि गंगा के मैदान में सबसे पहले जो मानव बस्ती के जो प्राचीनतम अवशेष है वो कहाँ से मिलते हैं? तो वो हमें मिलते हैं कालपी से। कालपी से हमें मानव बस्ती के प्राचीनतम अवशेष मिलते हैं। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पाई पुरास्थल है। दधेरी कहाँ पर है? तो यह है पंजाब में। पंजाब में जो दधेरी नामक स्थल है वो परवर्ती हड़प्पा कालीन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? यानी कि जो विंध्य जो पर्वतमाला का जो क्षेत्र है, विंध्य जो क्षेत्र जो एरिया है, वहां से हमें जो शिलाश्रय मिले हैं उसमें से कौन सा ऐसा शिलाश्रय है जहां से हमें सर्वाधिक मानव के कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो वो है लेखैया। लेखैया जो है यहाँ से हमें सर्वाधिक मानव के कंकाल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गेरिक मृदभांड पात्र यानी कि ओसीपी का नामकरण हुआ था। इसका जो नामकरण हुआ था वो हस्तिनापुर में हुआ था, यानी ओसीपी यानी गेरिक मृदभांड का जो नामकरण है वो हस्तिनापुर में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है नवदा टोली जो है वो मध्य प्रदेश में अवस्थित एक स्थल है। नेक्स्ट देखते हैं, पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र इसामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसामपुर की अगर हम बात करें तो ये पाषाण उपकरण यानी कि पत्थर के जो औजार बनाए जाते थे उसके लिए फेमस था। और ये किस यहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में है इसामपुर, जो कि कर्नाटक में है। आरएस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, किस स्थल पर काले तथा लाल मृदभांडों की स्तरीय स्थिति को ओसीपी तथा पीजीडब्ल्यू के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी अतरंजी खेड़ा। यानी कि यहाँ पर अतरंजी खेड़ा में अगर बात करें तो काले और लाल जो मृदभांड है उनकी स्थिति को ओसीपी और पीजीडब्ल्यू के मध्य यानी कि डिफरेंस इन दोनों के बीच में किया गया तो था अतरंजी खेड़ा में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इनाम गांव की अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो कहां पर स्थित है ये? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है जैसे पुरापाषाण काल, उसके सामने है कच्चे एवं पक्के मकान के साक्ष्य मिलते हैं। मध्यपाषाण काल की अगर बात करें तो उसके सामने लिखा है नदी तट और अधिवास की बात की गई। वहीं पर नवपाषाण काल के सामने लिखा है शैलाश्रय व अधिवास, और ताम्रपाषाण काल के आगे गर्त अधिवास कूट। इसका जो सही आंसर है वो है बी। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? बी। यानी कि पुरापाषाण काल जो है वहाँ जो है वो नदी तट अधिवास के साक्ष्य मिलते हैं, और मध्यपाषाण काल की बात करें तो वहां से शैलाश्रय और अधिवास के साक्ष्य मिलते हैं। वहीं नवपाषाण काल की अगर बात करें तो गर्त और अधिवास के साक्ष्य मिलते हैं। गर्त और अधिवास के साक्ष्य की हम बात करें तो नवपाषाण काल में जो कश्मीर है वहां पर हमें गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। ताम्रपाषाण काल की अगर बात करें तो यहाँ से कच्चे एवं पक्के मकान के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट अगर देखें, यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पर पूछा गया कौन सा स्थल कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? हड़प्पा जो स्थल है वो गोदावरी नदी, हस्तिनापुर रावी नदी, नागार्जुन कोंडा गंगा नदी, या फिर पैटर्न कृष्णा। तो कौन सा इसमें से सही आंसर है? तो इसका सही आंसर है बी 2 3 4 1, यानी कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो हड़प्पा कहाँ पर बसा हुआ है? जो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। वहीं अगर बात करें हस्तिनापुर की तो वो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, और नागार्जुन कोंडा जो है वो कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ है, और पैठन है वो गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अगर कायथा की बात करें तो कायथा कर्नाटक, चिरांद बिहार, और पांडुराज डीबी बंगाल,
दैमाबाद महाराष्ट्र। तो इसमें से कायथा जो है ये कर्नाटक में ना होकर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित दर्शनीय स्थानों को सम्मिलित कीजिए। उदयगिरी जो कि प्रागैतिहासिक स्थल या फिर प्रागैतिहासिक शिलाचित्र, इसके और सेकंड है भीमबेटका जिसके आगे लिखा है शिलाओं को उत्खनित कर गड़ी मूर्तियां स्तंभ आदि। सी है बांधवगढ़, इसके आगे लिखा है रामकथा से जुड़ा तीर्थ स्थल। और डी है चित्रकूट जो कि राष्ट्रीय उद्यान और कूट। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। डी यानी कि 2-1-4-3 2-1-4-3 की अगर बात करें तो उदयगिरी जो है वो क्या है, तो शिलाओं के उत्खनित कर गड़ी मूर्तियां स्तंभ आदि हमें कहां से प्राप्त होते हैं, उदयगिरी से। भीमबेटका की अगर बात करें तो ये एक प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है जहां से हमें शिलाचित्र प्राप्त हुए हैं। और बांधवगढ़ की अगर बात करें तो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है। और चित्रकूट भी रामकथा या फिर रामायण से जुड़ा हुआ एक तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणिक उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। कारण आर, स्थायी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। यानी कि ये क्या कथन कारण वाला क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है कि प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर जो कृषि स्थल है वो नवपाषाण कालीन उपकरण वहां से हमें क्या प्राप्त होते हैं। तो उसका जो कारण है वो क्या है कि स्थायी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि जो कथन और कारण ये दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। यानी कि जो हमें नवपाषाण काल से जो उपकरण उपलब्ध हुए हैं कृषि से रिलेटेड उसके बारे में बताया गया है कि उन स्थलों को सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास करना उपयोगी था क्योंकि स्थायी कृषि की गतिविधियां वहां पर हो रही थी। नेक्स्ट देखते हैं, सूची नेम को सूची नेम से सुमेलित कीजिए, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर कीजिए। तो उज्जैन जो है, सॉरी यहाँ से स्टार्ट है, बीरभानपुर बनास संस्कृति, उज्जैन ताम्रनिधि, कायथा गैरिक मृदवान परंपरा और आहड़ लघु लघु पाषाण उपकरण। इसका सही आंसर है बी, 4-2-4-3-2-1, यानी कि जो बीरभानपुर है, बीरभानपुर जो है वो क्या है, एक लघु लघु पाषाण उपकरण। और उसके बारे में बात करते हैं, यहाँ से हमें क्या प्राप्त होते हैं, लघु पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं बीरभानपुर से। और जो उज्जैन है, उज्जैन की अगर हम बात करें तो उज्जैन का संबंधित है, तो गैरिक मध्यभांड से संबंधित है उज्जैन। वही कायथा की अगर बात करें तो कायथा जो है वो ताम्रनिधि से संबंधित है। और आहड़ की अगर हम बात करें तो आहड़ जो संस्कृति है उसका जो संबंध है वो है बनास संस्कृति से। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। नेक्स्ट देखते हैं, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। यानी कि जो कोपेनहेगन संग्रहालय है वहां पर जो सामग्री प्राप्त हुई है उसमें से उस सामग्री का जो बांटा गया था पाषाण काल, कांस्य युग में और लौह युग में, तो किसने बांटा था, तो वो बांटा था थॉमसन ने। यानी कि थॉमसन ने उस सामग्री का विभाजन किया था तीनों युगों में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। यानी कि इनमें से किस स्थल से हमें लौह की धातु के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये जिसके सही आंसर है वो है अतरंजी खेड़ा, जहां से हमें लौह धातु के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट ने कब खोजा था, तो खोजे थे 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सबसे पहले पाषाण कालीन उपकरणों की खोज की थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजारों की खोज का जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे दिया जाता है। यानी कि सबसे पहले जो पूरा प्रस्तर युगीन जो औजार है वो किसने खोजा, जिसने खोजा उसके बाद से हमें प्रागैतिहासिक अध्ययन का हमारे लिए एक रास्ता खुल गया था। तो इसका सही आंसर है आर-बी फूट, यानी कि रॉबर्ट ब्रूसफुट। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। एक तो रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे उनने सबसे पहले पूरा पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की, लेकिन वो क्या थे, वो भूगर्भिक वैज्ञानिक थे या फिर पुरातत्वविद थे या फिर पूरा वनस्पति शास्त्र थे या फिर इतिहासकार थे। तो वो क्या थे, एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। आप यहाँ पर इतिहासकार या फिर पुरातत्वविद मत करना। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो इनमें से किसे पुरातत्व का जनक कहा जाता है, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक एज का किसे यहाँ पर जनक कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कनिंघम को।
कहा जाता है प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक। नेक्स्ट देखते हैं नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। जो नवदा टोली है उसका जो उत्खनन है वो HD सांकलिया ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरणों की खोज की मूलतः थे, यानी कि जो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे अब उनका संबंध हमें बताना है कि वो क्या थे। जैसा कि हमने अभी देखा है वो क्या थे, एक भूवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट देखते हैं प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था, यानी कि जो प्रारंभिक जो पूर्ण मानव था, यानी कि पूरी तरीके से जो मानव था आदि मानव न होकर, तो उसे किस नाम से जाना जाता था, उसे जाना जाता था क्रोमैगनन। नेक्स्ट देखते हैं वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, तो कहाँ पर किया गया था, तो भारत में किया गया, यानी कपास के सबसे जो प्राचीनतम शाख थे वो भारत के ही मिलते हैं हमें। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर हम जो जीवाश्म होते हैं, जो फॉसिल्स होते हैं, उनकी उम्र निर्धारित करने के लिए हम कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है, तो इसका जो सही आंसर है वो नर्मदा घाटी है। तो नर्मदा घाटी से हमें मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो नागदा है, नागदा जो कि उज्जैन के समीप स्थित है। नेक्स्ट ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहां से प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही आंसर है आहाड़ और गिलुन संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहां प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही आंसर है आहाड़ और गिलुन संस्कृति में। नेक्स्ट देखते हैं गुफ्फकराल निम्न में से कहां स्थित है, तो गुफ्फकराल जो है वो स्वात घाटी में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित किस ताम्रकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यानी कि कौन से ताम्रकालीन स्थल से हमें तांबे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं होते, यानी कि वहां से हमें पाषाण के उपकरण प्राप्त नहीं होते, तो वो है आहाड़ से। यहाँ से हमें तांबे के उपकरण प्राप्त होते हैं लेकिन पत्थर के उपकरण प्राप्त नहीं होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में पहला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है, तो भारतीय पुरातत्व के जो जनक है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जो पुरातात्विक स्थल संगोल है वो कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया है, तो पुरातात्विक स्थल जो संगोल है, संगोल पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, तो इसका जो सही है वो है सी, यानी कि दोनों ही कथन सत्य है, क्योंकि सबसे पहले कपास की जो खोज है वो भी सिंधु वासियों ने की थी, और जो सिंधुवासी जो थे वो एक वहाँ एक लौकिक सभ्यता थी, यानी कि ये जो धार्मिक तत्व इनमें विद्यमान थे जो कि वर्चस्वशाली नहीं थे, तो इसका जो सही आंसर है वो दोनों ही है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, तो ऑप्शन ए उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी देवताओं और दोनों की पूजा करते थे, तीसरा वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कुट में से कौन सा सही है, तो इसका जो सही है वो ऑप्शन 2, क्योंकि हमें सिंधु सभ्यता में कहीं पर भी मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं और ना ही घोड़ों के द्वारा जो रथ है वो खींचने के प्रमाण मिलते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, केवल 2। नेक्स्ट देखते हैं किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हमें नहीं होते हैं, तो किस पशु के प्राप्त नहीं होते, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत सारी जगह में कंफ्यूजन रहता है, लेकिन जो शेर है इसके अवशेष हमें सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं होते हैं, जैसे कि घोड़े के अवशेष हमें प्राप्त हो जाते हैं सुतकोटदा से, गाय और हाथी इनके तो अवशेष प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन शेर के अवशेष हमें प्राप्त नहीं होते। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए, बैल, हाथी, गेंडा, उपयुक्त में से किस पशु को किन पशुओं की आकृति जो है वो सिंधु सभ्यता की जो मोहर है उन पे पाई गई थी, तो इसका जो ऑप्शन है वो डी है, यानी कि इन तीनों ही जैसे बैल, हाथी और गेंडा इन सब की जो प्रतिमा है
जो आकृति है वो सिंधु सभ्यता की मोहरों पर पाई जाती थी। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो किससे परिचित नहीं थे? बाघ, अश्व, हाथी, अज, शेर। तो इनमें से इसका जो सही आंसर है वो है बी। तो बी जो है इसका सही आंसर है, यानी कि वो शेर से परिचित नहीं थे और बाकी के सभी जानवरों से वो परिचित थे। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है। यानी कि सिंधु सभ्यता जो है उनमें सबसे ज्यादा प्रचलित कौन है? तो सिंधु सभ्यता की जो मोहरों में सबसे ज्यादा प्रचलित एक श्रृंगी पशु था, जिसको वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते थे और उसकी पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का जो व्यापार है वो निम्न में से किन सभ्यता या फिर किन देशों के साथ होता था। ऑप्शन है ईरान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी रोम और ऑप्शन डी राजस्थान। तो किसके साथ होता था? तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2 और 4, यानी कि ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान। यानी कि रोम के साथ इनका जो व्यापार था वो नहीं होता था। ये बात आप याद रखना, रोम के साथ सिंधु सभ्यता का व्यापार नहीं होता था। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान की हुई, ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता सर्व प्राचीन सभ्यता है, ऑप्शन सी हड़प्पा सिंधु सभ्यता की मूल सभ्यता थी, या फिर ऑप्शन डी हड़प्पा सभ्यता से सिंधु कालीन विशेष जानकारी प्राप्त हुई है। तो इसका सही आंसर है क्योंकि इस स्थल की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु सभ्यता का तिथिक्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन है सुमेरिया की सभ्यता के अवशेषों से, यानी कि जो सुमेरियन जो सभ्यता है वहां पर जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे, या फिर ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसके सापेक्ष में जो कालक्रम यानी कि वहां से जो हमें अवशेष प्राप्त हुए उनसे, या ऑप्शन सी मिस्र में जो अभिलेख में जो तिथिक्रम दिया गया है उससे, या फिर ऑप्शन डी सिंधु सभ्यता के अवशेषों के आधार पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है मेसोपोटामिया से जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं उनसे, क्योंकि मेसोपोटामिया से हमें कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई है जिनमें सिंधु सभ्यता को मेलुआ कहा गया है, नाविकों का देश यानी। तो इसका सही आंसर है बी, मेसोपोटामिया के अवशेषों के आधार पर सिंधु सभ्यता के तिथिक्रम के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें पाई गई हैं। ऑप्शन है अन्नागार, दो मंजिला भवन और स्नानागार। ऑप्शन बी है 2 मंजिला भवन, मंदिर, विष्णु की मूर्ति। तो जैसे कि मंदिर तो हमें प्राप्त हुआ ही नहीं है तो ये ऑप्शन तो गलत हो ही जाएगा। ऑप्शन सी है 1 मंजिला भवन, अन्नागार और जलाशय। और ऑप्शन डी है चौड़ी सड़कें, स्नानागार, स्नान करते हुए पुरुष और स्त्री की मूर्तियां। तो ये भी हमें वहां से प्राप्त नहीं हुए हैं। और 1 मंजिला भवन भी, और अन्नागार और जलाशय, अधिकांश स्थलों पर जलाशय में प्राप्त नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि हमें अन्नागार प्राप्त हुआ है। और एक 2 मंजिला भवन, 2 मंजिला यानी कि 1 मंजिल भवन ना होकर 2 मंजिला भवन प्राप्त हुआ है। और ऑप्शन सी जो है वो गलत है क्योंकि इसमें 1 मंजिला भवन बताया गया है। तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था, यानी कि किन कारणों से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। तो ऑप्शन है बाढ़, ऑप्शन बी आर्यों का आक्रमण, ऑप्शन सी विदेशी व्यापार में ह्रास और ऑप्शन डी नदियों के प्रवाह में परिवर्तन। तो इसके बहुत सारे कारण माने जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ कारण जैसे कि बाढ़ को अभी हम बहुत सारे इतिहासकार बाढ़ को मानते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्यों ने इस सभ्यता का अंत किया था, लेकिन ये ज्यादा सटीक प्रतीत नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणन के आधार पर थे। जैसे कि जो सिंधु सभ्यता में जो भार मापते थे तो उनका जो गुणन था वो क्या था। तो उनका जो गुणन था वो था 16 के अनुपात में। तो जो उनका जो गुणज था वो था 16। सिंधु सभ्यता संबंधित थी। ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल से, ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक काल से, ऑप्शन सी ऐतिहासिक काल से, या फिर ऑप्शन डी उत्तर ऐतिहासिक काल से। तो सिंधु सभ्यता जो थी वो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित थी। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या फिर आलमगीरपुर। तो कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है वो है हड़प्पा, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसको जानने का मूल जो स्रोत है वह है मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, ऑप्शन सी नगरों के अवशेष, या फिर ऑप्शन डी लिपि।
तो इनमें से एक सही है, वो है नगरों के अवशेष, यानी कि हमें सिंधु सभ्यता के जो प्राचीन जो नगरों के अवशेष मिले हैं उसी आधार पर हम इस सभ्यता का जो है पता लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? ये क्वेश्चन अभी आ चुका है। तो सिंधु सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सिंधु घाटी की जो संस्कृति है वो वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों? तो किन मायने में सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता से भिन्न थी? तो ऑप्शन है, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। ऑप्शन बी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी। ऑप्शन सी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। या फिर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी, क्योंकि जो वैदिक सभ्यता थी इनके बीच काफी भिन्नताएं देखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, तो ये भी सही है। और ऑप्शन सी, माता देवी की उपासना की जाती थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी है, लोग लोहे से परिचित थे, तो ये क्वेश्चन इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि इस समय के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? यानी कि इन चारों में से कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है वो सिंधु सभ्यता जो है उससे संबंधित नहीं है? तो ददेरी, हुलास, मांडा या फिर बुर्ज होम। तो जो बुर्ज होम है ये सिंधु सभ्यता से ना होकर नवपाषाण काल से संबंधित स्थल है, यहाँ से हमें गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। यानी कि इन चारों में से कौन सी सभ्यता के साथ सिंधु सभ्यता के संबंध थे? चीन की सभ्यता, ग्रीस की सभ्यता, इराक की सभ्यता और श्रीलंका की सभ्यता। तो इसका सही आंसर है इराक की सभ्यता के साथ सिंधु सभ्यता के संबंध थे। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए, या फिर अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए। और ऑप्शन 4 है अपने उद्योगों के लिए। तो इनमें से किसके लिए जानी जाती है? तो उपयुक्त सभी के लिए वो जानी जाती है, यानी कि उसकी नगर नियोजन, उसके जो विकसित नगर थे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, या फिर उसके कृषि और उसके उद्योगों के बारे में वो जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो इनमें से कौन सा स्थल नहीं है? तो पाटलिपुत्र जो है वो सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे? यानी कि वहां कौन सा पशु था जिसकी आकृति हमें मोहर पर प्राप्त हुई है, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे? तो वो था बैल। जो बैल था इसका चित्र हमें अधिकांश मोहरों पर प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो किस पशु का नहीं मिलता है? बैल, हाथी, घोड़ा या फिर भेड़। तो हमें जो घोड़ा है उसकी जो अंकन है वो मुद्राओं पर नहीं मिलता है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसमें जो अधिकतर मोहरें थी वो किस पदार्थ से निर्मित थी? यानी कि सिंधु घाटी की जो मोहरें थी वो किस पदार्थ से निर्मित थी? सेलखड़ी से, अकीफ से, या फिर पक्की मिट्टी से, या फिर तांबे से। तो वो थी सेलखड़ी से निर्मित। और कुछ मुद्राएं देखा जाए तो फ्योंस से भी निर्मित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग किस चीज में विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्म में, या फिर कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, या फिर मात्र शक्ति में। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो मात्र शक्ति में विश्वास करते थे, यानी कि ये जो सभ्यता थी ये मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? जो अवेस्ता है वो ईरान से संबंधित है। क्या होता है, जब मध्य एशिया से आर्य जब पलायन करते हैं तो आर्यों की दो शाखाएं विभाजित हो जाती है। एक शाखा ईरान की ओर मुड़ जाती है और एक शाखा भारत की ओर आती है। तो जो ईरान की ओर जो शाखा जाती है वो अपने यहाँ पर वेद, जिसे अपने भारत में जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद ऐसे वेदों की रचना की गई है, वैसे ही ईरान में आर्यों ने जैन अवेस्ता की रचना की थी, जो कि वहाँ के आर्यों का वेद माना जाता है। तो अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या समानता है? तो दोनों ही वेद है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो क्या सुमेरिया के साथ व्यापार संबंध रखते थे, या फिर ताम्र सिक्कों का प्रयोग करते थे, या किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, या फिर दास प्रथा को अपनाते थे? तो इनमें से ऑप्शन ए सही है, वो सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। नेक्स्ट देखते हैं,
सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हमें जो सिंधु सभ्यता के जो स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं, कथन और कारण, क्या व्याख्या कीजिए। तो कथन है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। इसका कारण क्या है? वहां खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन और कारण सही है? तो इसके जो ऑप्शन बी वो सही है। हालांकि कथन ए और कारण आर दोनों सही है, किंतु ए आर के सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो अगर बात की जाए मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत है वो है अन्नागार। नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो में वृहद स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियां थी। तो सीढ़ियां किस तरह की थी? उत्तर से पार्श्व में, या फिर दक्षिण से पार्श्व में, या फिर पूर्व से पार्श्व में, या फिर पश्चिम पार्श्व में। तो किस दिशा में थी? तो वो थी ऑप्शन सी 1 और 2, यानी कि उत्तर से पार्श्व में और दक्षिण से पार्श्व में। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? यानी कि सिंधु सभ्यता के कौन सा ऐसा स्थल था जहां से हमें घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमें घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर गृह निर्माण तराशे हुए उपयुक्त पॉलिशदार पत्थरों से हुआ था, यानी कि जो मोहनजोदड़ो के जो घरों का जो निर्माण था वो तराशे हुए पॉलिशदार पत्थरों से हुआ था। ऑप्शन बी, कुलाड़िया, छेनी, छुरिया व मछली पकड़ने के कांटे यहाँ सब लोहे के बने हुए थे। ऑप्शन सी, स्नानागार का फर्श पक्की हुई ईंटों का बना हुआ था। या फिर ऑप्शन डी, वहां के निवासियों को स्वर्ण आभूषण का ज्ञान नहीं था। तो इसका जो सही कथन है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि जो स्नानागार की जो फर्श थी वो पक्की ईंटों से बनी हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो की जो प्रसिद्ध पशुपति के जो मोहर है उनमें किन किन पशुओं से, मतलब उनके जो देवता है उनको किन पशुओं ने घेरा हुआ था? तो ऑप्शन है भैंसा, गेंडा, भेड़ तथा चीता। ऑप्शन बी है चीता, सर्प, गेंडा तथा बैल। और ऑप्शन सी है सिंह, गेंडा, बैल या फिर घड़ियाल। ऑप्शन डी है चीता, गेंडा, भैंसा और हाथी। इसका सही आंसर है चीता, गेंडा, भैंसा तथा हाथी। नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है? तो इसका सही आंसर है बैल। जो पशुपति नाथ की जो मुद्रा हमें प्राप्त हुई है उस पर बैल का अंकन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। जो वृषभ जो जिस पर बैल बना हुआ था वो हमें मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हमें वो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिलते हैं? तो मोहनजोदड़ो से हमें कब्रिस्तान के प्रमाण जो है वो नहीं मिलते हैं, जबकि अन्य स्थानों से हमें कब्रिस्तान के जो प्रमाण है वो मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से निम्नलिखित में से जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो स्थित है तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति की निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? यानी कि जो हड़प्पा संस्कृति है तो कौन से स्थल कच्छ प्रदेश यानी कि गुजरात वाले इलाके में स्थित है? तो देसलपुर, धोलावीरा, लोथल, रोजड़ी, इनमें से कौन सा स्थल जो है वो कच्छ वाले इलाके में स्थित है? तो ऑप्शन ए 1 और 2 यानी कि देसलपुर और धोलावीरा, ये दोनों स्थल जो है वो गुजरात में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट देखते हैं, कांसे की जो नर्तकी है की मूर्ति उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुई है, यानी हमें जो कांसे की जो मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो हमें प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन या फिर जो पत्तन नगर यानी कि जो बंदरगाह जो नगर होता है पत्तन नगर कौन सा था? तो इसका सही आंसर है लोथल जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता में एक पत्तन का कार्य करता था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का जो बंदरगाह है वो कौन सा है? लोथल। नेक्स्ट देखते हैं, किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के समाधानों के साक्ष्य मिलते हैं? यानी कि वह कौन सा स्थान था जहां से स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? स्त्री और पुरुष जो है इनको एक साथ दफनाया गया था तो वो था लोथल। लोथल में स्त्री और पुरुष के एक साथ दफनाए जाने यानी कि युगल समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान
भारत में स्थित है। तो कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है लोथल, जो कि भारत में स्थित है, और बाकी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, तो वो किससे जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा हुआ है भोगवा नदी से। नेक्स्ट देखते हैं, युग्म समाधान के साक्ष्य में कहां से प्राप्त होते हैं? तो वो हमें प्राप्त होते हैं लोथल से, स्त्री और पुरुष के युग्म समाधान के। नेक्स्ट देखते हैं, किस हड़प्पा स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त होता है? वो हमें प्राप्त होते हैं लोथल से। लोथल से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो वो है भोगवा नदी, यानी कि जो लोथल है वो भोगवा नदी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो जो मृण पट्टिका है उन पर सिंह युक्त जो देवता है उनकी जो कृति है वो हमें कहां से प्राप्त हुई है? तो वो प्राप्त हुई है हमें लोथल से। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों से चावल के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। तो कौन से स्थल से चावल के प्रमाण प्राप्त हुए? तो हमें प्राप्त हुए लोथल से। लोथल से हमें चावल के प्रमाण प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, तो लोथल कहाँ पर है? तो लोथल जो है वो है गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। हाथीदांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। ऑप्शन है कालीबंगा से, ऑप्शन बी लोथल से, ऑप्शन सी धोलावीरा से और ऑप्शन डी बानावाली से। तो इसका सही आंसर है लोथल से हमें हाथीदांत का पैमाना प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की दो नवीनतम खोजों का निर्धारण कीजिए। यानी कि हड़प्पा सभ्यता से भी हाल ही में दो नवीनतम जो खोजें वो कौन कौन सी हुई है? तो वो है कुंतासी और धोलावीरा। ये जो दो स्थल है यहाँ से हमें नवीनतम खोजों का निर्धारण प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो लोथल कहाँ पर स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो धोलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित नगर था। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है धोलावीरा। धोलावीरा से हमें शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राक हड़प्पा स्थल हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? यानी कि कौन सा प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा से पूर्व का जो कौन सा स्थल है जो कि हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? तो वो है कालीबंगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक जुते हुए खेत के जो साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो वो हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए। नेक्स्ट देखते हैं, कालीबंगा जो है वो कहां पर स्थित है? तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है बानावाली, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी रोजदी और ऑप्शन डी रंगपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, केवल 1 और 2 से। तो इसका सही आंसर है केवल 1 और 2, यानी कि बानावाली और कालीबंगा। यहाँ से हमें प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ से हमें जल प्रबंधन के बारे में साक्ष्य मिलते हैं। यहीं से हमें जलाशय और तालाब के साक्ष्य भी मिलते हैं, और बांधों के साक्ष्य भी हमें धोलावीरा से ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेतों का साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो जुते हुए जो खेत है उसके साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति का वहां कौन सा पुरा स्थल है जहां दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? तो वो है कालीबंगा जो है उसका जो दुर्ग और जो निचला जो नगर है वो अलग अलग प्राचीर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा स्थलों को खुदाइयों में ऊंट की हड्डियां कहां से प्राप्त हुई है? तो ये क्वेश्चन आप याद रखना, ऊंट की जो हड्डियां है वो हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, इनमें से कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंड की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है? तो इसका जो है वो कालीबंगा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पा स्थल में दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? यानी कि दुर्ग निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं, तो वो हमें कालीबंगा से मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है? कौन सा स्थल? बानावाली, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़। तो कौन सा स्थल जो है वो स्थित है? तो बानावाली और राखीगढ़ी, ये दोनों ही स्थल जो है ये हरियाणा में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई? यानी कि अग्नि जो वेदिका है उनके हमें साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो वो हमें कालीबंगा से अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन ताम्र रथ
प्राप्त हुआ है, यानी कि तांबे का जो रथ था वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो हमें प्राप्त हुआ है देमाबाद से। देमाबाद कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल जो है वो कौन सा है, तो वो है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज कहाँ से हुई है, तो वो हुई है देमाबाद से। नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता जो क्षेत्र है वो कौन था, यानी कि जो हड़प्पा जो सभ्यता के अंतर्गत एक गोदावरी जो घाटी है, गोदावरी नदी घाटी, उसमें विकसित सभ्यता का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो वो है देमाबाद। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किन हड़प्पा स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वो है सुतकोटदा और कालीबंगा। इन दोनों स्थल से हमें घोड़े के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है जो घोड़े की हड्डियां है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो सुरकोटदा से हमें घोड़े की जो है वो हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया गया है, तो गुजरात में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है, तो वो है सुरकोटदा। नेक्स्ट देखते हैं किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था, तो सुरकोटदा जो है वहां के जो लोग थे वो घोड़े से परिचित थे। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है, तो E.J.H. मेके ने सुमेर से जो लोगों का पलायन के बारे में बताया है। मार्टिमर व्हीलर जो थे पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन है। अमलनाथ घोष जो कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव पूरी के हड़प्पा सभ्यता की जो परिपक्वता है उसके बारे में बताते हैं। और एम रफीक मुगल जो कि हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरणा ली थी। तो जिसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये गलत है और बाकी सब सही है। नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सुतका गेंडोर किस नदी पर स्थित है, तो जो सुतका गेंडोर है वो दाश्क नदी पर स्थित है जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं किसने सिंधु सभ्यता जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था, वो किया था सर जॉन मार्शल ने। सबसे पहले सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था सिंधु नदी के नाम पर। चौंदड़ों के उत्खनन का जो निर्देश है वो किया गया था, तो इसका जो सही आंसर है वो J.H. मेके ने सिंधु जो चौंदड़ो है इसका उत्खनन का कार्य किया था। निम्नलिखित में से मोहनजोदाड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था, तो इसका सही आंसर है राखालदास जो थे वो पहले व्यक्ति थे जो मोहनजोदाड़ो गए थे उत्खनन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था, यानी कि किसने कहा था कि इंद्र ने हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति है उसको नष्ट किया था, क्योंकि जो इंद्र था इंद्र को वेदों में पुरंदर की संज्ञा दी गई। पुरंदर यानी कि जो किलों को ध्वस्त करता है, तो किसने कहा था, तो जो मार्टिमर व्हीलर थे उन्होंने कहा था कि इंद्र ने ही हड़प्पा सभ्यता का खात्मा किया है, फिर हड़प्पा सभ्यता के पतन का जो कारण है वो इंद्र है। सिंधु घाटी सभ्यता को निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन से थे, तो वो थे राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित या फिर M.M. वत्स और V.A. स्मिथ। तो V.A. स्मिथ जो है वो इकोनॉमिस्ट थे, ये इनसे संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम जो पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था वो कौन था, तो वो थे सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा के जो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, ऑप्शन ए लॉर्ड मेकाले, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी क्लाइव और ऑप्शन डी कर्नल टोड। तो इसका जो सही आंसर है वो है सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से हमें सम्मिलित करना। लोथल यहाँ से हमें जुड़ते हुए साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कालीबंगा, गोदीबाड़ा, धोलावीरा से पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की जो प्रतिक्रिया और बानावाली से हड़प्पन लिपि के आकार के 10 चिन्हों का एक शिलालेख। तो इसके जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि जो लोथल है, लोथल से हमें गोदीबाड़ा प्राप्त होता है। कालीबंगा से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और धोलावीरा की अगर बात करें तो धोलावीरा जो है यहाँ से हमें एक हड़प्पा लिपि का एक बोर्ड प्राप्त हुआ है 10 चिन्हों वाला। और बानावाली जो है यहाँ से हमें पक्की ईंटों की बनी हुई एक हल्की प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पा के विशाल टीलों की और सर्वप्रथम ध्यान किसका गया था, तो वो गया था जो चार्ल्स मैनसन है उनका सर्वप्रथम हड़प्पा के टीलों की ओर ध्यान गया था। सूची 1 को वापस सूची 2 से सम्मिलित करना है। कौन सा स्थल कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो जो हड़प्पा है वो भोगवा, कालीबंगा घग्गर, लोथल रावी और रोपड़ जो है वो सतलज। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ए, यानी कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा ये कौन सी नदी के किनारे है, तो ये रावी नदी के किनारे है। वहीं कालीबंगा की अगर बात करें तो वो घग्गर नदी के किनारे है। और जो लोथल है, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है
और वहीं रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे है। तो इसका सही आंसर है 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट है वापस से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। वापस से कौन सा स्थल कौन सी नदी पर है। तो अगर मोहनजोदाड़ो की हम बात करें तो जो मोहनजोदाड़ो है वो कौन सी नदी पर स्थित है, तो वो है सिंधु नदी, यानी कि ये पहला वाला सही है। नेक्स्ट अगर रोपड़ की बात करें तो रोपड़ जो है वो है सतलज नदी पर। और कालीबंगा की अगर बात करें तो कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी और हड़प्पा रावी नदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं वापस से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो धोलावीरा सौराष्ट्र, राखीगढ़ी हिसार, भीड़ राणा कादिर टापू या फिर भोगवा हरियाणा। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर सी ABCD, यानी कि ये जो लाइन्स है धोलावीरा सौराष्ट्र में है, राखीगढ़ी हिसार में है और भीड़राणा जो है वो कादिर टापू में है और भोगवा हरियाणा में। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वापस से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मांडा राजस्थान, देमाबाद हरियाणा, कालीबंगा जम्मू कश्मीर, राखीगढ़ी महाराष्ट्र। बात करते हैं मांडा की। तो जो मांडा है वो कहाँ पर है, तो वो है जम्मू कश्मीर में। देमाबाद की अगर बात करें तो देमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी जो है वो है हरियाणा में और वहीं कालीबंगा जो है वो है राजस्थान में। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 को वापस से सूची 2 से सम्मिलित करना है। हड़प्पा कर्मचारियों के निवास, लोथल से गोदी, कालीबंगा से नर्तकी की आकृति और मोहनजोदाड़ो से जुता हुआ खेत। अगर हम देखें तो हड़प्पा जो है इससे कर्मचारियों के निवास के साक्ष्य मिलते हैं, तो ये भी सही है। जो लोथल है यहाँ से हमें गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं, तो ये भी सही है। कालीबंगा से अगर बात करें तो इससे मिलते हैं हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य और मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होते हैं एक नर्तकी की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। हड़प्पा दयाराम, लोथल MS राव, सुतकोटदा JP जोशी और धोलावीरा BK थापड़। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो आलमगीरपुर है, बनावली हरियाणा में है, देमाबाद महाराष्ट्र में और राखीगढ़ी राजस्थान में। तो ये ऑप्शन गलत है, राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में है। जो 100वां क्वेश्चन है वो है हड़प्पा से हमें शवादान के प्राप्त R37 प्राप्त होता है, लोथल से गोदीवाड़ा, वहीं पर कालीबंगा से नर्तकी और मोहनजोदाड़ो से जुता हुआ खेत। तो इसका जो सही है हड़प्पा से शवादान सही है, लोथल से हमें गोदीवाड़ा ये भी सही है, कालीबंगा से जो है वो जुते हुए खेत और मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है। तो इसका जो सही है वो है डी। आज के लिए इतना ही। लगभग 100 क्वेश्चन सिंधु सभ्यता के हो चुके हैं। अगली वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।